ये उन दिनों की बात है, 81-82 की, जब मेरा रंगमंडल भारत भवन में चयन हुआ और मैं रायपुर से भोपाल की तरफ थिएटर करने के लिए निकल पड़ा। रायपुर में मैं अशोक मिश्रा जी की संस्था रचना, उसमें थिएटर करता था। एक्टर तो नहीं था पर टेक्नीशियन था। एक छोटे शहर से, कस्बे से निकलकर भोपाल में पता चला कि एक रंगमंडल बन रहा है, मध्यप्रदेश रंगमंडल, जो मध्यप्रदेश के युवा प्रतिभाओं का समुच्चय होगा। और वहाँ वो थिएटर की प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस के साथ ही साथ प्रतिदिन नाटकों के प्रदर्शन करेगा। इसके पूर्व मैंने बाबा को देखा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। इसके बाद जैसे ही रंगमंडल भारत भवन का विज्ञापन निकला और हमें पता चला, और हम मैं और राजकमल दोनों वहाँ प्रतिभागी होने के लिए, एडमिशन करने के लिए निकल पड़े। शुरुआती दिनों में जब हम बहुत सारे लोग थे जो पूरे मध्य प्रदेश से वहाँ आए थे, और रविंद्र भवन भोपाल में इसका एक पहला चयन आयोजित किया गया था। थोड़ा शॉर्ट करता हूँ कि पहले चयन के बाद हम 30 या 35 लोग चुने गए। उसके बाद हिंदुस्तान के बड़े निदेशक हमारा एक वर्कशॉप करने के लिए भोपाल आए, और एक जो म्यूजियम ऑफ मैन है उसके पीछे की पहाड़ियों में हमारा पहला वर्कशॉप हुआ। और वहाँ हमने बाबा को बहुत नज़दीक से देखा। हम सब ने, मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा। एक छोटे शहर से गया हुआ युवक था, और थिएटर की मेरी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी जो एक पारंपरिक या एक समुचित तरीके से की गई ट्रेनिंग होती है। हमारा सिलेक्शन होने के बाद हम रंगमंडल में ज्वाइन हो गए, और पता चला कि ये नौकरी है और इसमें हमें तनख्वाह मिलेगी, और हमें दिन भर नाटक से संबंधित चीज़ें हमें सिखाई जाएंगी, जिसमें संगीत होगा, अब योगाभ्यास होगा, एक्सरसाइज होगी, नाटक की रीडिंग होगी, फिर नाटक की रिहर्सल होगी। इस तरह से मेरा नाटक का संस्कार शुरू हुआ, और वो संस्कार बाबा के नेतृत्व में शुरू हुआ। मैं बहुत तुकांत बोलने का मेरा कोई अनुभव है नहीं। मैं बहुत अतुकांत अपने विचार रखूंगा और मेरे अपने अनुभव रखूंगा बाबा के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत भवन भोपाल में रंगमंडल का निदेशक था, जिसका कोई केबिन नहीं था, जिसकी कोई ऐसी एक जगह नहीं थी जहाँ वो बैठ के नाटक से संबंधित नोटशीट या नाटक से संबंधित सारी चीज़ों का निर्णय लिया करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे तौर पे नाटक जीता था। हम उनको देखते हैं, हम उनको इतने 10 साल में रंगमंडल भारत भवन में रहा, और उस 10 साल के बीच में जब तक बाबा रंगमंडल के निदेशक रहे, उसके बाद अलकनंदन आए, शेखर वैष्णवी आए, पर जितने दिनों में बाबा के साथ रहा, बाबा के साथ काम किया, मैं बहुत अच्छा अभिनेता तो था नहीं, ये मुझे मालूम था, और मुझे लगता है ये उनको भी मालूम था। पर मैं वो सौभाग्यशाली अभिनेताओं में से हूँ जिन्होंने रंगमंडल भारत भवन में जो बहिरंग है, ओपन एयर थिएटर है, उसमें बतौर अभिनेता पहला कदम मेरा था। नाटक था जयशंकर प्रसाद का विशाख, और मैं विशाख का अभिनय कर रहा था। हम छोटे शहर से गए हुए लोग थे, उघड़े बदन, लड़कियां चोली और धोतियां पहनी हुई थी, उत्तरी डाली हुई थी। तो पहली बार हमको बड़ा असमंजस सा लगा कि ऐसे खुले बदन में नाटक करना। पर धीरे धीरे मैं यदि उस यात्रा को याद करूं पिछले 10 साल की, आज मुझे 30 साल हो गया है भारत भवन छोड़े हुए। मैं मुंबई में सिनेमा का काम करता हूं, टेलीविज़न का काम करता हूं, पर कारण जी ने हम जैसे अभिनेता कह लें या बैक स्टेज के लोग कह लें, मैं तो ज़्यादातर बैक स्टेज में ध्यान रखता था, कि जिन्हें अभिनय या नाटक के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, वो सारी जानकारियाँ नाटक से संबंधित
बाबा की वजह से हम सीख पाए। और आज बाबा की वजह से मैं एक ऐसे नगरी में हूँ जहाँ कमर्शियल ज़्यादा काम होता है, और नाटक से एक आया हुआ बंदा एक कमर्शियल वर्ल्ड में अपनी धाक जमाता है या अपनी जगह बनाता है। तो इसके पीछे मुझे लगता है, ख़ास तौर से मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि बाबा की ही देन है कि मैं आज यहाँ हूँ, और मैं यहाँ थिएटर भी करता हूँ और सिनेमा भी करता हूँ। वो कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे कारन जी के या बाबा के की वजह से मुझे मिला, क्योंकि वो धीरे धीरे एक अभिनेता को उसके शरीर, उसके संवाद, उसकी आवाज़, उसका संगीत का ज्ञान, उसका नाटक का ज्ञान का सारा ज्ञान वो देते थे। मतलब यूं कहें कि हम पोस्टर भी हम बनाते थे, ब्रोशर भी हम बनाते थे, बाथरूम भी हम साफ करते थे, जहां हम मेकअप रूम के बगल में बाथरूम था वो भी हम साफ करते थे, गमले हम लगाते थे। और जो गद्दियाँ होती हैं, गद्दियाँ वहाँ भारत भवन में ऐसी व्यवस्था है कि सीटें नहीं है, गद्दियाँ हैं, गद्दियों में लोग दर्शक बैठते हैं, वो भी हम लगाते थे। बहिरंग हम लीपते थे। यूं कहें कि बाबा के प्रशिक्षण में ये बात थी, और ये बात सारे जो बाबा को जानते हैं, जिन्होंने बाबा के साथ काम किया है, वे बहुत पुरजोर तरीके से कहेंगे कि वो एक अच्छा मनुष्य भी बनाना चाहते थे और एक अच्छा रंगकर्मी भी। और रंगकर्म में कोई भी चीज़ ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता या ये नहीं करना चाहिए। रंगकर्म में चूंकि आपको एक अभिनेता के तौर में किसी भी तरह का अभिनय करना पड़ता है, इसलिए आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है। जहाँ अभिनय के लिए और अभिनय के साथ ही साथ रंगकर्म के सारे जितने पार्श्वरंग की चीज़ें हैं उसके लिए भी। एक बार बातचीत में बाबा ने कहा था कि देखो, यदि 11 अभिनेता मंच पर एक्ट कर रहे हैं, कोई अभिनय कर रहे हैं, तो 12वां और 13वां अभिनेता लाइट बूथ में है। मतलब ये है कि वो जो लाइट का ऑपरेशन कर रहा है या म्यूजिक का ऑपरेशन कर रहा है, वो भी अभिनेता है। और ये इतनी कमाल की बात है कि जो एक टेक्निकल काम कर रहा है उसको भी अभिनय का सारा ज्ञान, नाटक का पूरा ज्ञान रखना ज़रूरी होता है। ये बहुत पुरानी और उस समय की बात है जब हम शुरुआत में नाटक किया करते थे, क्योंकि हम बदल बदल के हमारे साथ हमको काम मिलता था। कभी हम अभिनय कर रहे होते थे, कभी हम लाइट कर रहे होते थे, कभी हम संगीत में ढोलकी बजा रहे होते थे। मतलब मेरा संगीत का सारा ज्ञान मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ बाबा की देन है। एक नाटक हम लोगों ने किया था, उसका नाम था मालवी का अग्निमित्र। उसमें मेरे एक दोस्त हैं गणेश चौरसिया, वो थोड़े बेताले थे और बेसुरे से, पर बाबा ने उसको उस नाटक में मालवी का अग्निमित्र में जो मालवी में किया गया था उसमें राजा का अभिनय उसको दिया। तो वो पूरा नाटक एक अलग ताल में होता था और वो अलग ताल में चलता था। तो बाबा ने जब हमने उनसे पूछा और इस तरह की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखो, ये राजा है, राजा का अपना ताल होता है, वो किसी के ताल से ताल नहीं मिला तो भी चलेगा। तो आप देखिए कि कैसे एक इस तरह के व्यक्ति को भी वो एक राजनीतिक समझ की वजह से और एक नाटक के इंटरप्रिटेशन की वजह से कैसे वो बदलते थे। मैं बाबा के बारे में कह सकता हूँ कि जितना मैंने बाबा के साथ 10 साल काम किया है, एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय रंग संगीत के लिए और भारतीय संगीत के लिए ख़ास तौर से, कि उन्होंने मृणाल सेन की बहुत सारी फिल्मों का संगीत दिया है, उन्होंने जीवी अय्यर की फिल्मों का संगीत दिया है। मुझे याद आता है कि जब जीवी अय्यर शंकराचार्य फिल्म बना रहे थे तो उसका संगीत बाबा को करना था। अंतरंग भारत भवन में एक क्लोज थिएटर है, हम सारे अभिनेताओं को उन्होंने बिठा दिया पूरे अंतरंग में और सबको एक एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया और सबसे कहा कि गिनती के हिसाब से आप लोग बजाएंगे। यदि मेरा 1 नंबर है तो मैं 1 नंबर जब आएगा तभी मैं उसको एक थाप दूंगा। इस तरह से हमारे 30-32 अभिनेता चारों तरफ बैठे थे और एक एक थाप बजाते थे और पता चला कि वो संगीत बन गया। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मालूम है, जिन्होंने डॉक्टर ओंकार नाथ ठाकुर से संगीत सीखा, यक्षगान जिसका बैकग्राउंड हो, हिंदी के लिए जिसने घर भाग कर हिंदी प्रचारक बनने के लिए
सारा जोड़ जुगाड़ किया, चोरियां की। ऐसा व्यक्ति कैसे धीरे धीरे धीरे, वो खुद कहते हैं कि मैं यहाँ जा नहीं सकता और यहाँ रह नहीं सकता और वहाँ जा नहीं सकता। ये उनके जो बायोग्राफी है, जो वैदेही ने लिखी है, उसका एक तरह से शीर्षक है कि एक व्यक्ति एक जगह टिक नहीं सकता और दूसरी जगह जा नहीं सकता। इसके बीच का जो काम है वो बाबा ने किया है। और मुझे मेरा विश्वास है कि, और मैं मानता हूँ इस बात को, कि बाबा हिंदुस्तान के नाटक के संगीत के लिए, क्योंकि वो नाटक में जो संगीत है, वो संगीत न कह के वो भाषा कहते थे उसको, उस संगीत को नाटक की भाषा कहते थे। क्योंकि नाटक का जो रंग संगीत है, वो संगीत सिर्फ अलग से सुने जाने वाला तो है, आज हिंदुस्तान में इस तरह सुनते भी हैं उनके हम संगीत, पर वो नाटक का हिस्सा है, वो नाटक की बढ़ोतरी के लिए है, वो नाटक के संवाद के लिए है। जैसे वो कहते थे कि आप ऐसे गाओ जैसे बोल रहे हो और ऐसे बोलो कि जैसे गा रहे हो। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लोगों को अपना स्वर उन्होंने पकड़ा दिया। वो व्यक्तिगत रूप से, भावनाओं से व्यक्ति को पकड़ते थे, समझते थे, और रिस्क लेना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने अपनी ज़िंदगी में कहते कि उन्होंने 141 प्ले किए, 141, और 9 लैंग्वेजेस में, 9 भाषाओं में, तेलुगु, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी। मतलब आप देखिए कि एक व्यक्ति का स्पैन कितना बड़ा है कि वो मतलब विभिन्न भाषाओं में, पंजाबी, नीलम मानसिंह चौधरी के साथ उनके प्ले के लिए संगीत उन्होंने दिया। तो हिंदुस्तान में कई लोग ये मानते हैं, नीलम जी ये मानती हैं कि यदि बाबा मेरे प्ले का, नागमंडलम का और दूसरे प्ले का, यदि यरमा का म्यूजिक नहीं करते तो मेरा प्ले वो वैसा नहीं हो पाता था। तो बहुत सारे पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो बाबा के संगीत के दीवाने थे। और मुझे याद आता है कि हम शुरुआत में जब रंगमंडल खुला ही था और हमने चतुर्भाणी नाम का एक प्ले किया, जिससे कालिदास समारोह में होना था। हम सारे नए लोग थे, संस्कृत का नाटक हिंदी में किया गया और वो भाणों पे और वेश्याओं पे केंद्रित नाटक था। जब कालिदास समारोह में वो नाटक हुआ, यदि रंग पीठिका कहें या जहाँ पे संगीत के लोग बैठते हैं संस्कृत नाटक के हिसाब से, वहाँ बाबा बैठे थे, सुरेश भारद्वाज थे, आलोकी वर्मा थे और हम सब लोग थे। हम एक्ट भी कर रहे थे। वो नाटक बड़ा हुट हुआ, बहुत चिल्लमचोट हुई, बहुत चिल्लाहट हुई। बाबा एक बड़ा नाम थे उस वक्त भी, पर वो नाटक जमा नहीं। पर हम जब करते हुए पीछे देखते थे एक व्यक्ति एक हारमोनियम लेके सिर्फ सेंटर में बैठा हुआ और गा रहा है, अपने सुर लगा रहा है और हमको गाने के लिए बोल रहा है और कर रहा है। उस पूरी हुटिंग में मुझे लगता है वो एक हमारी ट्रेनिंग भी थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाबा के साथ हमारी ज़िंदगी के, क्योंकि एक बहुत बड़ा वक्त हमने अपनी ज़िंदगी का इतने रंगगुरु और रंगशीष और रंग ऋषि बाबा के साथ गुजारे हैं। वो हैवदन उन्होंने दिल्ली में भी किया, उन्होंने कन्नड़ में भी किया, उन्होंने हिंदी में भी किया। हिंदी का जो हैवदन है हम सब लोगों के साथ किया। उसमें कुंवर नारायण की कविताएं हैं और वो कविताओं को बाबा ने अपने संगीत से, और ये बात उस कविताओं से समझ में आती है, उसके संगीत से समझ में आती कि वो जब ये कहते थे कि ऐसे गाओ जैसे बोल रहे हो और ऐसे बोलो कि जैसे गा रहे हो। नदी जानती है केवल प्रपात का उद्दाम वेग, वेग से फुफकारती बहती नदी, चली जाती है। पर डरो ने सा बना चेहरा हमारा, हाय हमारा हो रहा है आज कितना बेसहारा, बेसहारा। रंग सब बदरंग होते जा
आ रहे हैं, शीत वर्षा घाम का बेतर हमारा, आए हमारा, चित्र लहरों पर कभी खिंचता नहीं, खिंचता नहीं, भाव पानी पर कभी होता नहीं, होता नहीं, हाँ चित्र लहरों पर कभी खिंचता नहीं, खिंचता नहीं, घाव पानी पर कभी होता नहीं, होता नहीं, इसलिए दरिया कभी रोता नहीं, रोता नहीं, रोता नहीं, रोता नहीं। ये कविता है को नारायण की, और बाबा ने इसको कंपोज किया था एक नाटक के लिए और उस नाटक के भाव के लिए। तो एक तरह से जो मराठी में भाव संगीत है, उस तरह का भाव संगीत मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में संगीत के साथ नाटक करने वाले एक पुरोधा जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे चार्ली चैपलिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभिनय में, मुझे लगता है कि बाबा कारंत का या बाबा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है रंग संगीत में, क्योंकि वो संगीत को भाषा समझते थे, वो संगीत को संगीत नहीं समझते थे। या उनको संगीत करना है वो एक अलग बात है। पहली बार मुझे याद है जब वो अपनी दुर्घटना के बाद जब भारत भवन में प्ले करने आए, प्ले था बांझ घाटी, त्रिपुरारी शर्मा ने लिखा था और अलकनंदन जो हमारे सहायक निदेशक थे उन्होंने डायरेक्ट किया था। पूरे 10 साल में कभी बाबा ने सिंथेसाइजर रंगमंडल में नहीं लाया, सदा वो हारमोनियम पे काम करते थे। पहली बार उस नाटक के लिए सिंथेसाइजर रंगमंडल भारत भवन में आया, लाइट बूथ के सामने बाबा को बैठने की व्यवस्था की गई। और वो नाटक में बाबा ने, मुझे अच्छे से याद है कि हमें पहले से कुछ मालूम नहीं था कि किस तरह का संगीत होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, थोड़ा बहुत कुछ मालूम था, पर पूरा संगीत जो है मुझे लगता है कि उस वक्त जो बाबा की अपनी मनस्थिति थी और उस नाटक की जो मनस्थिति थी बांझ घाटी की, वो कहीं ना कहीं एक सूत्र में जुड़ती थी और वो रंगमंडल के सारे नाटकों से अलग संगीत दिखता था। तो ऐसे बाबा हमारे थे, इतने किस्से हैं उनके, इतने किस्से हैं, वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते थे, बारीकी से। चूँकि मैं सेट डिज़ाइन करता था तो एक बार मुझे उन्होंने अपने घर पे बुलाया और हैवदन की वो प्लानिंग कर रहे थे, हैवदन करने की। तो उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के काट के अपने टेबल पे रखे थे और उस टेबल पे वो कागज़ के टुकड़ों को इधर से उधर घुमा के मुझे समझा रहे थे कि ये कपिल यहाँ से जाएगा और पद्मिनी यहाँ से जाएगी, तो ऐसा कुछ एक रैंप होना चाहिए, ऐसी एंट्री होना चाहिए और इस तरह से उसको। तो एक व्यक्ति, ये मैं मानता भी हूँ, ये आप जानते भी हैं कि एक निदेशक को अपने नाटक को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके लिए अलग तरह से भी काम करना पड़ता है रिहर्सल के पहले। बाबा की हर नाटक में इतनी तैयारी थी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को किसी बड़े निदेशक ने कह दिया था कि इसे तो जला देना चाहिए, ये कोई नाटक नहीं है, तो सिर्फ पढ़ने के लिए, ये करने के लिए नहीं है। मुझे याद आता है कि स्कंद गुप्त करते वक्त एक तो लव अफेयर, दूसरा देश के प्रति प्रेम, देवसेना का स्कंद गुप्त से प्यार और दूसरा देश के लिए स्कंद गुप्त का प्यार। ये दोनों चीज़ बाबा ने बहुत सारी चीज़ें उसमें दूसरे प्रसाद के नाटकों में से, कविताओं में से जोड़ी और एक ऐसा नाटक बन के तैयार हुआ कि आप मतलब जयशंकर प्रसाद को उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो हो सकता है। जबकि विशाख जब उन्होंने किया था तो वो फ्लॉप हुआ था। एक और किस्सा है कि जब विशाख हुआ उसके बाद बाबा ने डायरेक्ट किया घासी राम कोतवाल। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप टेस्टेड प्ले कर रहे हैं, आगे भी जो प्ले करने वाले वो टेस्टेड प्ले हैं। उनका बहुत अच्छा जवाब था, मुझे लगता है वो उस वक्त के लिए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि रंगमंडल भारत भवन शुरुआत में खुला ही खुला था। उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे पहले ऑडियंस लानी है, मुझे दर्शक लाने हैं जो नाटक देख सकें। नाटक देखने के लिए मुझे इस तरह के नाटक करने पड़ेंगे जो टेस्टेड हैं,
जिसका नाम है। और घासीराम कोतवाल किया। मुझे याद है कि जब विजय तेंदुलकर आए, जितने घासीराम कोतवाल को एक पूना एकेडमी का घासीराम कोतवाल है जो जब्बार पटेल ने डायरेक्ट किया, और एक हिंदी का घासीराम कोतवाल है जो बाबा ने डायरेक्ट किया। ये दो ही बड़े घासीराम कोतवाल अब तक हुए हैं। एक बहुत महीनों की शिद्दत के बाद तैयार हुआ नाटक है, और एक एमेच्योर ग्रुप से आए हुए लड़कों से तैयार किया हुआ नाटक है। भारतीय रंगमंच में एक ऐसा ऋषि ऐसा संगीतकार मैंने तो नहीं देखा, और देखा भी नहीं, और हो सकता है होना भी चाहिए। पर उन्होंने सदा, मुझे लगता है कि एक उनमें जो ऊर्जा थी, जो समझ थी, वो एक भारतीय रंगमंच को टटोलने की भी समझ थी कि भारतीय रंगमंच असली बात क्या है। एक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अलकाजी की ट्रेनिंग के बाद निकले हुए लोग, एक दूसरी तरह के नाटक किए हुए लोग, तो एक भारतीय पहचान कैसे होगी। तो मुझे लगता है उन्होंने बोलियों को, भाषाओं को, इसलिए उन्होंने हर जगह ट्राई किया, इसलिए उन्होंने हर भाषा का नाटक किया। यदि रंगमंडल कहें तो रंगमंडल में मालवी में नाटक हुआ, छत्तीसगढ़ी में नाटक हुआ, बुंदेली में नाटक हुआ। फ्रिट्ज बेनविट्स ने जो नाटक किया इंसाफ का घेरा, कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो इंसाफ का घेरा जहाँ जहाँ भी हुआ है उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्ले इंसाफ का घेरा भारत भवन भोपाल का है। मुझे याद है कि फ्रिट्ज के ही एक प्ले के लिए बाबा म्यूज़िक बना के लाए अपना। शाम को रिहर्सल में उन्होंने फ्रिट्ज को सुनाया। जब फ्रिट्ज को सुनाया तो फ्रिट्ज ने सब जो भी सुनाते थे वो नकार देते थे फ्रिट्ज के, नहीं, नो 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 नो। फिर सुनाया, हाँ फ्रिट्ज सुनो, नो 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 नो। ऐसे करके बाबा ने जो 22-23 गाने बनाए थे वो सारे के सारे फ्रिट्ज ने नकार दिए। और फ्रिट्ज का कहना ये था कि ये कारंत का म्यूजिक नहीं है, ये बाबा का म्यूजिक नहीं है। बड़े झल्लाए, बोले ठीक है। अतुल तिवारी उनके सहयोगी हुआ करते थे, और अतुल को बाबा ने कहा कि भाई इसको बोलो कि मैं अब ठीक है, मैं कल आता हूँ और फिर मैं वो सुनाता हूँ। अच्छा, उनके बोलने में चूंकि कर्नाटकी थे, दक्षिण से आते थे, तो हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे, पर एक कहना चाहिए कि साउथ का टंच या साउथ की चीज़ें बोलने का तरीका उनका वैसा ही था। उनको आप कभी भात और दही खाते हुए देख लें तो आप आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा आदमी है, किस तरह से खाना खाता है, और बड़ा देसी आदमी है। जो एक आदमी एक टेरिकॉट की पैंट पहना, एक कुर्ता पहना, और ट्रायंगल में डाला हुआ शॉल, एक झोला और चप्पल। मुझे याद आता है कि मैं जब मुंबई आ गया और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सागर में एक प्ले करना है, बेगम का तकिया, तो तुम आ जाओ और तुम्हें सेट बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, और मैं चला गया। उनको क्या पैसा नहीं है, पैसा नहीं देंगे तुमको, और जहाज़ से आने का भी पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा मैं बाबा आ जाऊँगा, मैं आता हूँ। मैं जब वहाँ गया, मैं उस नाटक के बाकी चीज़ों के बारे में नहीं कहना चाहता मैं कि एक आदमी कितना बच्चा था और कितना भोला था। ये एक मेरे साथ जो घटना हुई वो मैं आपसे कहता हूँ। उन्होंने अपने बैग में कन्नड़ पे उन पे पुस्तकें लिखी गई थी, लंकेश ने लिखी थी और बहुत सारे लोगों ने लिखी थी। कन्नड़ की 2 पुस्तकें उन्होंने बैग से ऐसे निकाली जैसे वो छुपा के, इधर उधर देख के उन्होंने मेरे को बोला कि जयंत ये 2 पुस्तकें कन्नड़ पे निकली है मेरे पे, पर तो तुम कन्नड़ तो पढ़ नहीं पाओगे, तो मैं जब अंग्रेजी में हो जाएगी या हिंदी में हो जाएगी तब मैं तुमको बोलूँगा, तुम ले लेना। जैसे वो बहुत मेरे पीछे पड़े रहते थे कि नटरंग प्रतिष्ठान के लिए तुम इतना कमाते हो तो वो ज़रूर उसको पैसा भेजना नटरंग प्रतिष्ठान को। उन्होंने फिर मुझसे कहा था कि भले बम्बई में तुम नाटक ना करो, भले बम्बई में नाटक के लिए कुछ ना करो, पर दिनेश ठाकुर के लिए तुम ज़रूर काम करना। और मैं उसके बाद से दिनेश जी के लिए, चूँकि थिएटर मेरे अंदर है, मेरे को इंजेक्ट किया हुआ थिएटर है, उसका ज्वर सदा मेरे में रहता है, तो मैंने दिनेश जी के लिए काम किया। क्योंकि मैं जिस तरह का कमर्शियल काम करता हूँ इसलिए मेरे पास वक्फा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं थिएटर के लिए कमिटेड होकर बहुत सारा काम कर सकूँ। पर मैंने उनकी बात को माना। जैसे मैंने उनकी एक बात को माना कि तुम भले खाना मत खाना, पर जयंत एक पुस्तक ज़रूर खरीदना पर हर मंथ,
और वो मैंने आज तक पाला है और मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी इसी वजह से हुई है। भले इस वक्त नहीं पढ़ पाऊँगा, जब पढ़ पाऊँगा, देख पाऊँगा जब देख पाऊँगा। पर उन्होंने ऐसी बहुत सारी आदतें लगा दी। चप्पलों को लाइन से लगाना, आज आप मेरे घर के बाहर जाएँगे तो आपको चप्पलें लाइन से लगी हुई मिलेगी, बाथरूम बिल्कुल साफ मिलेगा। उन्होंने आपकी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण समय को इतना बदल दिया और इतना थिएटर करते-करते इतनी चीज़ें आपको सिखा दी कि आपके जीवन में वो आ गई। और मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं बाबा के अनुयायी जो पूरे देश में फैले हुए हैं, वो अपनी तरह से काम भी कर रहे हैं। और बाबा से मैंने एक चीज़ और सीखी। बाबा मैं कहूँ कि मेरा मृत्युंजय जो नाटक है वो एक तरह से डेडिकेटेड टू बाबा है और उनका ही सारा कुछ है जो मैंने जो सीखा था वो मेरे मृत्युंजय नाटक में निकल के आता है। उनका ही सारा कुछ है जो मैंने नटसम्राट किया उसमें निकल के आता है कि वो कैसे चरित्रों को देखते थे, समझते थे, कैसे संगीत को पिरोते थे, कैसे संगीत को भावपूर्ण बनाते थे, कैसे मंच सज्जा को क्योंकि बहुत सारे प्ले में ऐसा हुआ कि बहुत न्यूट्रल किस्म का की मंच सज्जा हुई और उस पर बाबा ने एक्टरों की वजह से वो चीज़ें बदली। जैसे मालविका अग्निमित्र में एक बात मुझे याद आती है कि उन्होंने विदूषक के दो विदूषक बनाए थे। एक राजकुमार कामले करते थे और दूसरा हमारा गोपाल दुबे करते थे। तो कैसे आदमी के मन को चित्रित कर देना, कैसे आदमी के मन को जस्टिफाई कर देना। तो जब विदूषक राजा से बात करता था उसके मन में जब आता था तो वो अपने प्रतिरूप से बात करता था। उन्होंने ब्रोशर में भी लिखा था कि विदूषक प्रतिरूप, तो मन कैसे बात करता है एक व्यक्ति से, इससे बढ़िया उदाहरण या इससे बढ़िया मैंने देखा नहीं था। तो कैसे चीज़ों को, और बाबा में एक बहुत बड़ी खासियत थी। मुझे लगता है कि हम इस समय कि नाटक को हम लोग बड़े सिंबल विम्बल लगा के बड़ा दुरूह कर देते हैं। बाबा में एक खासियत थी, जितने प्ले उन्होंने किए, चाहे है वदन हो, चाहे गारा की गाड़ी हो, चाहे विशाख हो, चाहे घासीराम कोतवाल हो, चाहे मटिया बुर्ज हो, राशोमन के नाम से आप जानते हैं, अकीरा कुरोसावा की फिल्म भी है। तो कैसे एक नाटक को इतने सरल तरीके से किया जाए कि वो हिंदुस्तान में कहीं भी खेला जाए, चाहे वो बस्तर में खेला जाए, सुकमा में खेला जाए, चाहे मुंबई में खेला जाए, चाहे वो दिल्ली में खेला जाए, वो एक बारगी सबको वैसा ही पसंद आता है जैसा वो नाटक है। और उसको इतना सरलीकृत तरीके से बाबा डायरेक्ट करते थे, बाबा उसको संगीत करते थे, उसका भाव पक्ष उभारते थे। और ये लगता ही नहीं था कि जो छोटे शहरों से आए हुए मध्य प्रदेश के अभिनेता काम कर रहे हैं, लगता था एक बहुत प्रोफेशनल अभिनेता इसमें काम कर रहा है। और इसलिए अभिनेताओं के सारे बॉडी मूवमेंट पे, स्पीच पे, संगीत पे उनके हम मेकअप खुद करते थे, दाढ़ियाँ खुद लगाते थे। मुझे लगा कि वो उस समय, भले हमको ऐसा लग रहा होगा, पर वो जब दाढ़ी लगाना और मेकअप करना, कैसे रूप बदलता है एक अभिनेता का, कैसे दाढ़ी लगाने के बाद वो एक चरित्र में तब्दील होता है। ये चीज़ें हमने बाबा की ही ट्रेनिंग से सीखी है। हमारा सारा कुछ जो एक थिएटर के प्रति प्रेम कह लें, या थिएटर करने के प्रति, या थिएटर देखने के प्रति जो अंत तक रहेगा, ना भी कर पाएंगे तो हम देखेंगे ज़रूर या पढ़ेंगे ज़रूर। तो ये जो बात है, ये एक ऐसे व्यक्ति ने हमें सिखाई है जिसने कहा था कि यदि थिएटर ही एकमात्र है जो मुझको जिंदा रख सकता है, और मैं जिंदा रहूँगा तब तक थिएटर करूँगा। बच्चों के लिए प्ले किए, मैंने उनके साथ पंजरशाला एक प्ले उन्होंने किया था बच्चों के साथ, मैं उसमें था और उसमें मैंने सेट भी किया था, कॉस्ट्यूम भी की थी, उनके साथ रह के रिहर्सल में भी रहता था। तो वो इतना भोला, इतना बच्चा, और मतलब कह लें कि आप यूं भी कह लें आप, जैसे एक ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर था मुंबई में, और हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेंट थे, हम दर्शकों में थे। और कारण जी जब बोलने लग गए, बाबा जब बोलने लग गए, तो उनकी अंग्रेजी थोड़ी तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक अमेरिकन अंग्रेजी है, एक ब्रिटिश अंग्रेजी है, और बाकी ये कारण की इंग्लिश है।
और वो अपना कुछ एक लाइन बोलते थे अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद कि दिस इज हैवदन गिरीश कर्नाड्स प्ले आयो रे आयो सवार। आयो रे आयो सवार, अलबेला बाबा सवार। बंदारो बंदा सवारा जाओ रे सरदार। बगिया में हीरे की चलती, सीने पे बहार। आयो सवार, रत्नाला मुच्चिना पावड़ा कोड़ी के मल्ली के हारा। बंदारो बंदा सवारा दोहो भुजाओं में थामे मोती जड़ी तलवार। मुट्ठीना ढिलकिया कत्ती सोट्ठीना मुश्किल उड़ती। उजले घोड़े से सवार, आयो रे आयो सवार। जिया बंदी जिया बंदारो बंदा सवारा। सिंदूर का रंगों से फैले उसके घोड़े की दया। हरी पश्चिमाला काशक्के कड़ीला करडाला। सपनों का राजकुमार, आयो रे आयो सवार। बंदारो बंदा सवारा जाओ रे सरदार। वो अपनी अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए और कहने के लिए और समझने के लिए आपको संगीत का भी सहारा लेते थे, नाटकों से उदाहरण देते थे, अपने नाटक से बहुत सारे उदाहरण लाते, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी मुझे लगता है कि नाटक के अलावा कुछ नहीं थी। तो नाटक ही उनका जीवन था, और नाटक से ही मेरे ख्याल है फिल्म से ज़्यादा नाटक से पहचाने गए, जबकि फिल्म में उन्होंने मृणाल सेन की फिल्मों का म्यूज़िक किया है, और भारतीय सिनेमा का संगीत के लिए स्वर्ण कमल भी उन्हें मिला है। पर भारतीय रंगमंच में ऐसा पुरोधा, ऐसा ऋषि, ऐसा रंग संगीत या संगीत की भाषा बनाने वाला, और एक नाटक को इतने सरल तरीके से आपको बताने और समझाने वाला। कहते हैं कि गोकुल निर्गमन जो प्ले है कर्नाटक का, उसमें 150 गाने मैं तो नहीं देख पाया, मेरा दुर्भाग्य है, पर वो करते हैं लोग। कभी मौका मिला तो उसको देखूंगा कि कैसे उन्होंने इतने गाने उसमें डाले, और किस तरह से वो कृष्ण की कहानी है, कृष्ण की लीला है, मेरे ख्याल है बचपन की। सारे मतलब मैं अभी प्लेस के क्या नाम गिनाऊं उनके, और उनके भाव पक्ष, और उनके और बड़े उद्दंडी भी थे, बड़े हंसमुख, बड़े उद्दंडी, और मतलब हर को इतना जानते थे कि आपको खुद को कई बार लगेगा कि अरे यार, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मैं ये भी जानता हूँ, या मेरे में ये अवगुण है, या मेरे में ये गुण है। ऐसे मैं मानता भी हूँ कि एक निदेशक अपने अभिनेता के सारे गुण और अवगुण जानता है। और बाबा में एक जो सबसे बड़ी खासियत थी, मुझे लगता है, जो कहीं ना कहीं मुझ में आई है, कि यदि आपके अभिनेता में वो गुण के साथ जो अवगुण है, यदि आपके चरित्र के लिए उसका अवगुण गुण बन जाए, तो मतलब क्या बात है। तो ये एक जो गुण बाबा में मुझे दिखा, क्योंकि हम इतने सारे लोग थे, 30-35 लोग, हम सारे गुणी तो थे नहीं, हम में बहुत सारे अवगुण थे। और उस पूरी प्रक्रिया में, 10 साल की प्रक्रिया में, हम सबको उन्होंने अभिनेता के तौर भी खड़ा किया, टेक्नीशियन के तौर भी खड़ा किया। जो हमारे जो एक्टर्स थे, वो लाइट भी करना जानते थे, वो कॉस्ट्यूम भी करना जानते थे, वो मेकअप भी करना जानते थे, और एक्ट भी करना जानते थे। तो ऐसा एक रंगमंच के लिए एक ऐसा रंगकर्मी जो हर चीज़ जानता है,
ऐसा बनाने वाला एक ही बाबा था और वो थे बाबूराव बाबू कोड़ी वेंकटरामन कारंत। इन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं और हम बहुत मिस करते हैं उनको। मैं तो बहुत मिस करता हूँ और मतलब मेरे पास उनके खुद के गाए हुए संगीत है। अमोद ने जो क्योंकि अमोद उनका एक तरह से शिष्य पट्ट शिष्य जिसको कहते हैं वो है और उसने भी बहुत सारे गाने गाए हैं और जब भी मौका मिलता है मैं बाबा के गाए हुए हमारे नाटकों के कन्नड़ में गाए हुए गीत सुनता हूँ और उनको मिस करता हूँ। और बस आज जो भी मैं हूँ चाहे सिनेमा में चाहे थिएटर में तो उसका सारा कुछ श्रेय मेरे गुरु बाबा को जाता है और किसी को नहीं जाता है। धन्यवाद।